नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आप समय हो गया है आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण करने का। तो आज की जो पहली बड़ी खबर है वो हम बताने वाले हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें ईडी की तरफ से क्या बड़ी बातें, बड़े खुलासे किए गए, इस पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगली जो बड़ी खबर हमारी होने वाली है, बहुत साल में जो 13 दिन से सर्वे चल रहा है उसमें अभी तक क्या जानकारियां मिली, कहाँ तक सर्वे पहुंचा, ये अपडेट आपको हम बताएंगे। अगली हमारी जो खबर है वो ये होने वाली है कि रिटायर होमगार्ड जवान की नींद में 15 गोलियां खिलाकर हत्या कर दी गई। ये एक बहुत बड़ी खबर आई है, इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमारी अगली खबर है स्मृति ईरानी ने जो हुंकार भरी है, उन्होंने कहा है 400 पार इस बार हमारा लक्ष्य है और मोदी जी के नेतृत्व में हम उसे पार करेंगे। उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं, विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा, तो उस पर भी आज आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगली हमारी जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि आप पार्टी ने कहा है कि जेल में केजरीवाल का वजन घट गया है, वो काफी बीमार चल रहे हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है, पूरा विश्लेषण इस खबर का भी हम करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का पहला विश्लेषण द इम्पैक्ट शो में, मेरे यानी रजत अवस्थी के साथ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तो पहली हमारी जो खबर है वो ये है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें ईडी ने क्या क्या कहा है। तो आप सभी को जैसा पता है कि काफ़ी समय से ये मामला चल रहा था और इसी मामले में कई लोग भी गिरफ्तार किए गए थे और उसी गिरफ्तारी के चलते यहाँ पर जो है आखिर में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज जो सुनवाई चल रही थी, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस पर क्या कोर्ट रूम में कहा, फिर उस पर ईडी ने क्या जवाब दिया और कोर्ट ने क्या कहा। तो सिंघवी जो कि उनके वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने कहा हमारा पॉइंट यह सिर्फ यही है कि यह केस बेहद कमजोर श्रेणी में आता है। मनीष सिसोदिया मामले में आदेश का जिक्र किया, केवल यही आरोप है कि इन लोगों ने मुझे पैसा दिया और इसलिए मैं भी शामिल हूं। इस फैसले के बाद कुछ भी नया नहीं आया है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हमने एक एक लाइन चेक कर ली है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो ईडी ने कहा यह तथ्यात्मक तौर पर गलत है आपकी बात। फिर सिंघवी ने कहा उन्होंने पीएमएलए की धारा 70 लगाई, इसे लगाया नहीं जा सकता क्योंकि यह कंपनियों के लिए है। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक राजनीतिक दल है। सेक्शन 70 का गलत इस्तेमाल किया गया। इस केस को आम केसों की तरह देखा जा रहा है। हम इस केस में हो रही देरी का भी विरोध करते हैं। तो ईडी ने कहा कोई आम आदमी सीनियर वकील का खर्च तो नहीं उठा सकता है। आप ताकतवर हो सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह 2 सीनियर वकील नहीं ला सकते हैं। तो कोर्ट ने फिर कहा कि भाई हम लंच के बाद इसमें आगे सुनवाई करेंगे। लंच के बाद जब सुनवाई दोबारा चालू हुई तो उसमें जो है हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्होंने उसमें ईडी ने अपना पक्ष रखा। तो ईडी ने कहा हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि इस याचिका में इस तरह बहस हो रही है जैसे ये बेल एप्लीकेशन हो, ये गिरफ्तारी खारिज करने की याचिका ना हो। हम आपकी कुछ प्रॉपर्टीज पर छानबीन करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि तो ये कहेंगे कि इलेक्शन के टाइम पर किया है। अगर हम करते हैं तो कहेंगे कि प्रूफ कहाँ है। जहां तक केजरीवाल का मामला है, जांच अभी पूरी नहीं हुई है, अभी यह शुरुआती स्टेज पर है। इन्होंने खुद रिमांड का विरोध नहीं किया। ईडी ने कहा यह फैक्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात के सबूत हैं। इस आर्डर को चैलेंज नहीं किया गया, सभी ने इसे माना है। आज केजरीवाल का एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो संत हो। वास्तव में आपने इसे बहुत सोच समझ कर किया। बहुत मेहनत के साथ ईडी को इस मामले में सबूत मिले हैं। ईडी को रोकने की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खत्म किया गया। इनकी कीमत करोड़ों में है। आप इस तरह से अपने फोन बर्बाद या बदल नहीं सकते हैं। आपने विजय नायर जैसे बिचौलियों के जरिए काम किया है। ईडी ने कहा यह सब चुनाव से काफी पहले हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव है। फैक्ट यह है कि शराब नीति फायदा पहुंचाने और बदले में कुछ पाने के लिए बनाई गई थी और काफी समय पहले यह हुआ है। चुनाव का तो खाली हवा बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईडी अब एक्टिव हुई है। ईडी ने कहा कि अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे घर से कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपने पैसा किसी और को दे दिया है तो आपके घर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप पार्टी की ओर से काफी समय से कहा जा रहा था कि कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ है। उस पर ये ईडी कह रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला, पैसा तो आपने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल कर लिया है और अब ईडी आपसे पूछती है कि पैसा कहाँ है तो आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है।
ईडी ने कहा मान लीजिए कोई मर्डर केस है, अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो भी किसी आदमी से पूछताछ की जा सकती है। अगर बॉडी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मर्डर ही नहीं हुआ है। ईडी ने फिर कहा कि अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते हैं कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है, यह हास्यास्पद है। ईडी का कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि चुनाव हो या कोई भी फंक्शन है, अगर अपराधी है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ये उनका अधिकार है। इससे तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा अगर ऐसा नहीं किया गया। ईडी ने कहा मान लीजिए कोई इलेक्शन से 2 दिन पहले मर्डर कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उसकी गिरफ्तारी मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी? आप मर्डर करेंगे और कहेंगे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मूलभूत ढांचे को नुकसान होगा। ईडी ने कहा अगर कोई आम आदमी अपराध करता है तो उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप पूरे देश को लूट लेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपकी गिरफ्तारी से मूलभूत ढांचे पर नुकसान होगा। ये किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है? मतलब ईडी ने बहुत एकदम पूरी उनके पास बहुत सारे सबूत हैं क्योंकि उनकी जो बातें उससे समझ में आ रहा है। एक आतंकवादी का केस मान लीजिए, ईडी ने कहा आप आर्मी की गाड़ी उड़ा देंगे और कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं इसलिए मुझे छू नहीं सकते। ये किस तरह की बहस है? दिए गए बयानों पर विश्वास किया जाए या नहीं, यह ट्रायल का मामला है। अदालत खुद को जांच अधिकारी की जगह नहीं रख सकती है। गवाहों के बयान बताते हैं कि शराब नीति बनाए जाते समय इससे बाहरी लोग भी शामिल थे। ईडी ने कहा ट्रायल कोर्ट का आदेश कोई मशीन आदेश नहीं था। कोर्ट ने जांच अधिकारी को दी, रिपोर्ट को देखा, दस्तावेज देखे। आप कह सकते हैं कि ईडी ने दबाव डाला, या आप कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने भी इन लोगों पर प्रेशर डाला। आप बयानों को बांट नहीं सकते हैं कि इन स्टेटमेंट को सही ना माना जाए। ये अभी भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं देखा गया है। बड़े पैमाने पर वेंडर्स, वर्कर्स, एडवर्टाइजर्स और लोगों ने कैश पेमेंट किया। इस कैश पेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। कैश का सोर्स घूस है। ये रकम 100 करोड़ या उससे थोड़ी कम होगी। आप कैंडिडेट ने भी ये माना है। इस पूरे पैसे की ट्रेल है। हमने इस मनी ट्रेल का पता लगाया है। इस पैसे का इस्तेमाल कर लिया गया होगा और इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है। ईडी ने कहा यह सारी बातें मनीष सिसोदिया केस में फैसले के बाद आई हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ नया नहीं है, इसलिए केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पुराने बयानों के आधार पर ऐसा कर रहे हैं, यह सिर्फ उनका वहम है। ये ईडी की गलत तस्वीर पेश करना है। यह कहना है कि आखिरी बयान अगस्त 2023 में लिया गया था, यह पूरी गलत जानकारी है। केजरीवाल का इतना प्रभाव है कि उन्हें पहले ही चार्जशीट की कॉपी हासिल हो गई थी। केजरीवाल झूठे बयान देने के आरोपी हैं। ये कहते हैं कि इन बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या होता है जब एक जांच अधिकारी किसी गवाह को बयान दर्ज करने के लिए बुलाता है तो वह बयान दर्ज करता है, फिर जांच अधिकारी इसे और सबूत दस्तावेज दिखाता है। तीसरे, चौथे, पांचवें बयान में असली चीज निकल कर आती है। हमारे पास व्हाट्सएप चैट हैं, हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारे पास बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स का डेटा भी है। ईडी ने कहा सबूत कह रहे हैं कि फंड का इस्तेमाल गोवा आपके चुनाव प्रचार में किया गया है। ईडी ने कहा पार्टी के सभी बड़े फैसले राष्ट्रीय संयोजक लेते हैं। अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो केजरीवाल जिम्मेदार हैं। कंपनी से मेरा मतलब आप है। हमने दिखाया है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया गया तब केजरीवाल कंपनी के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार थे। एसजी राजू ने कहा अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है, यह हास्यास्पद है। इससे तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल ही जाता है। ये सारी घटना अरविंद केजरीवाल के मामले में थी जो हमने आपको बताई। तो अब हम आगे अपनी अगली खबर का रुख करते हैं। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है भोजशाला को लेकर। भोजशाला मामले में 13वें दिन भी सर्वे जारी है। धार पहुंची हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री भी वहां पर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन भोजशाला में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे चल रहा है। आज सर्वे का 13वां दिन है। सुबह करीब 8 बजे एसआई के अधिकारी और मजदूरों ने परिसर में एंट्री ली। वहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी भोजशाला पहुंचे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और लखनऊ की एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री धार के भोजशाला पहुंची। उनके साथ सुनील सारस्वत पहुंचे। भोजशाला प्रकरण में उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में याचिका क्रमांक 10-497 को रंजना अग्निहोत्री, आशीष जनक, आशीष गोयल और सुनील सारस्वत और मोहित गर्ग ने भी दाखिल किया था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष
आशीष गोयल ने बताया कि रंजना अग्निहोत्री सर्वे में भी सहभागिता करेंगी, साथ ही राजा भोज के समकालीन स्मारकों का अवलोकन करेंगी। दरअसल रंजना अग्निहोत्री ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ी है। तो ये अभी वहां पर जो सर्वे चल रहा है उसकी बात है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। तो अगली खबर ग्वालियर से है। रिटायर्ड होमगार्ड जवान की नींद की 15 गोलियां खिलाकर हत्या कर दी गई। ग्वालियर में रिटायर्ड होमगार्ड जवान की हत्या उनकी 15 साल की पोती ने की है, ऐसा पता चला है। बचने के लिए पुलिस के सामने 3 अलग अलग कहानियां उसने बताई। रिटायर्ड जवान अपनी पोती को फोन पर ज्यादा बात करने से रोकता था, यही बात उसे नागवार गुजरी। पुलिस ने आरोपी को बाल सुधार के लिए भेज दिया है। इम्पैक्ट भारत ने जब इस मामले की पड़ताल की तो एएसपी निरंजन शर्मा और माधवगंज थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा से बात की। सामने आया कि नाबालिग ने शातिर क्रिमिनल की तरह वारदात को अंजाम दिया था। वह कई दिन से क्राइम बेस्ड सीरियल देख रही थी, इसी से उसे आइडिया आया। 29 मार्च को ग्वालियर के गुढ़ा इलाके के कृष्णानगर स्थित एक मकान में रामस्वरूप राठौर, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, का शव बॉक्स में मिला था। 30 मार्च को पड़ोसी के निर्माणाधीन मकान की छत पर पानी की टंकी के पास उनकी पोती छिपी मिली। रामस्वरूप मूल रूप ने दतिया के पंडोखर के रहने वाले थे। घटना के 8 दिन पहले वह 15 साल की पोती के साथ ग्वालियर आए थे। पोती यहाँ 10वीं की छात्रा है। 3 दिन की पूछताछ में लड़की ने कई बार अपने बयान बदले। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया होली से करीब 1 हफ्ते पहले स्कॉलरशिप के सिलसिले में दादा रामस्वरूप के साथ दतिया से ग्वालियर आई थी। त्योहार वाले दिन दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान दादा ने देख लिया, उन्होंने डांट लगा दी और चांटे भी मारे थे। इससे इतनी खफा हो गई कि दादा को रास्ते से हटाने की ही ठान ली। पूछताछ में उसने बताया कि होली वाले दिन घर के पास स्थित मेडिकल स्टोर से नींद की गोली का पत्ता खरीदा। इसमें 15 गोलियां थी। क्योंकि इसी मेडिकल स्टोर से वह पिता के लिए अक्सर दवा खरीदती थी, इस कारण उसे गोलियां मिल गईं। राम स्वरूप को हलवा बहुत पसंद था। इसमें शाम को सूजी का हलवा बनाया, इसमें 15 गोलियां मिलाकर उनको खिला दी। लड़की ने पुलिस को बताया। हलवा खाने के बाद दादा को नींद आने लगी। वह खुद के सहारे चलकर बॉक्स के पास ले गई। बॉक्स का ढक्कन पहले से खुला था। जैसे ही नींद के नशे में बॉक्स और रामस्वरूप झुके, पोती ने उन्हें धक्का दे दिया। बक्से के अंदर दादा की गला दबा दिया। छिपाने के लिए ऊपर से कपड़े डाल दिए, ढक्कन भी लगा दिया। उसने बताया कि बॉक्स के ऊपर गद्दा बिछा दिया। 25 मार्च की रात से लेकर 28 मार्च की शाम तक लड़की घर में दादा के शव के साथ अकेली रही। इस दौरान उसी बॉक्स पर बैठकर खाना खा रही थी, इसी पर सो रही थी। बदबू आने लगी तो वह आगे वाले कमरे में आकर रहने लगी। इस दौरान 2 से 3 बार पड़ोसी भी घर आए, लेकिन किसी को घटना का एहसास तक नहीं होने दिया। कभी बाबा के बाजार जाने तो कभी शादी में जाने की बात कहने लगी। लड़की बेखौफ और निडर थी। उसने बक्से पर बैठकर दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात भी की। 2 बार अपने पिता को भी कॉल किया। 2 दिन बाद शव सड़ने के कारण बदबू आने लगी। लड़की के घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए, साथ ही 24 घंटे पंखा और कूलर चलाए, जिससे अंदर का तापमान कम रहे और लोगों को कुछ पता ही ना चले। तो ये एक बड़ी घटना जो है ग्वालियर में हुई है। अब हम बात करते हैं आज अपनी अगली और आखिरी खबर के बारे में। स्मृति ईरानी और बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में पूरी तरह जुट गए हैं। पन्ना में वीडी शर्मा की नामांकन रैली में स्मृति ईरानी शामिल हुई। उन्होंने अब की बार 400 पार की बात भी कही। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार दोपहर करीब 3 बजे अपना नामांकन भरा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक संजय पाठक और ब्रजेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले पन्ना में आम सभा के मंच से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हार के डर से कांग्रेसियों को भागने की आदत पड़ गई है, अमेठी वालों से पूछ लो। उन्होंने कहा, ये जमाना वंदे भारत का, वो आज भी साइकिल से चलते हैं। सभा के बाद ईरानी और बीडी शर्मा खुले वाहन में कलेक्ट्रेट के लिए निकले। नामांकन का समय करीब होने और वाहनों की भीड़ के चलते वे रथ से उतरकर कार से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां शर्मा ने नामांकन पत्र भरा। अब हम आज की अपनी अंतिम खबर आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी है। क्या आप पार्टी जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सिंपैथी लेना चाहते हैं, या जो अफवाह फैलाई जा रही है उनकी तबीयत खराब होने का? ये पूरी घटना का विश्लेषण आप सुनिए। जेल में केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया, ऐसा आपका कहना है। तिहाड़ प्रशासन का जवाब, अप्रैल को उनका वजन 65 किलो था, अब भी उतना ही है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि गिरफ्तारी के 13 दिन में अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो कम हो गया है। उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। पीएमएलए कोर्ट ने 1 अप्रैल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया है। मंत्री अतिशी ने बुधवार को बताया वे सीवियर डायबिटिक हैं। उनका वजन घटना चिंताजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 3 बार गिरा। उन्होंने बताया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा देश, तो क्या भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि तिहाड़ जेल के प्रशासन ने इस सारी घटना पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने न्यूज एजेंसियों को बताया कि केजरीवाल की सेहत एकदम ठीक है। वो जब 1 अप्रैल को यहाँ आए थे तो उनका वजन 65 किलो था, अब भी उतना ही है। मेडिकल टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है। डॉक्टरों ने भी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। केजरीवाल घर का खाना खा रहे हैं, बिस्तर पर सो रहे हैं। सोमवार को जेल पहुंचने पर केजरीवाल को चाय भी दी गई थी। रात के खाने में उन्हें घर का खाना बनाकर परोसा गया। सोने के लिए उन्हें एक गद्दा, कंबल और 2 तकिए दिए गए हैं। केजरीवाल को दोपहर और रात में घर का बना हुआ खाना खाने की अनुमति है। जब तक उनका शुगर लेवल सामान्य नहीं हो जाता तब तक उन्हें घर का खाना दिया जाएगा। केजरीवाल मंगलवार को 2 अप्रैल को सुबह उठकर बैरक में ध्यान किया। उसके बाद चाय और 2 बिस्कुट भी खाए। एशिया की सबसे बड़ी जेल में बंद पहले मौजूदा मुख्यमंत्री को जेल नंबर 2 में रखा गया है। नियमों के मुताबिक केजरीवाल ने 6 लोगों की लिस्ट दी जिससे वो मिलना चाहते हैं। इसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके बेटे और बेटी, उनके निजी सचिव विभव कुमार और आप महासचिव संगठन संदीप पाठक शामिल हैं। तो प्रशासन की अगर माने, जेल प्रशासन की, तिहाड़ जेल प्रशासन की माने तो उनका स्वास्थ्य एकदम सही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज की सभी बड़ी खबरें दिन भर की जो थी वो हमने आपको बताई हैं। अब हमारी मुलाकात होगी कल। तब तक देखते रहिए हर बड़ी खबर सबसे पहले इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।